देखिए, कल आप लोग को इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन ने पढ़ा दिया था, 2 वीडियो बना रखी है, तो हम लोग थोड़ा तेजी से आगे बढ़ेंगे। बुक निकाल लो बेटा, तुम सारे बच्चे बता रहे हैं। हमें अंतरराष्ट्रीय संगठन क्यों चाहिए आप लोग को बताया जा चुका है, ठीक है। उसके बाद मैंने आप लोग को ये भी बता दिया था कि संयुक्त राष्ट्र संघ या यूनाइटेड नेशन का जो स्टेबलाइजमेंट हुआ, जो स्थापना हुई, कौन कौन से डेट्स से क्या क्या हुआ, ये आप लोगों ने देखा ही होगा। संयुक्त राष्ट्र संघ का विकास या डेवलपमेंट ऑफ यूनाइटेड नेशन किस तरह हुआ, ये भी आप लोग को पता है, कौन कौन से इंसिडेंट्स हुए। आप लोग को ये भी पता है, से पता तो आप लोग को कुछ भी नहीं है, लिखे पढ़े तब। लीग ऑफ नेशन बना, फिर भी सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुआ, और सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद संयुक्त राष्ट्र संघ मतलब यूनाइटेड नेशन की स्थापना की गई 1945। मैंने ये भी बताया था कि कोल्ड वॉर के बाद जो यूनाइटेड नेशन था उसमें कौन से रिफॉर्म्स हुए। उसके आगे आप लोग को याद ही है कि कोफी अन्नान जो कि सेक्रेटरी जनरल थे यूनाइटेड नेशन के, उन्होंने कुछ रिकमेंडेशन दी थी सिक्योरिटी काउंसिल को सुधारने के लिए। हाँ, अस्थाई क्या नाम, सुरक्षा परिषद में जो भी चेंजेस लाने वाले थे। उसके बाद जनरल असेंबली में एक प्रपोजल या प्रस्ताव पास हुआ, और उसमें 3 तरह की कमियों को बताया गया था सुरक्षा परिषद की, और एक तरह से क्रिटिसाइज किया गया था, ठीक है। आगे देखते हैं। एक होगा संयुक्त राष्ट्र संघ का न्यायाधिकार, पेज नंबर कौन सा, 91 पेज मिला आपको। देखिए, ना ये सब करा दिया, आगे बढ़ा, आगे यहाँ से जो इधर लिखा हुआ है ना, आपका इससे पहले का मैं बता दूं आपको, जो सुरक्षा परिषद या सिक्योरिटी काउंसिल है ना, उसमें अस्थायी सदस्य और अस्थायी सदस्य, मतलब कि परमानेंट और जो टेम्परेरी मेंबर है, उनमें क्या क्या डिफरेंसेज है, कैसे कैसे कहा गया, क्या क्या चेंजेस लाया गया, शुरू में कैसे थे, अभी कैसे हैं, और क्या डिमांड की गई है। मैंने आपको बताया था 3 कॉन्टिनेंट है, एशिया, अफ्रीका और साउथ अमेरिका। इन तीनों की डिमांड नहीं मानी जाती, इनका रिप्रेजेंटेशन कम है स्थायी परिषद में, है ना। तो ये सारी बातें इसमें। अब हम लोग आगे चलते हैं। यूनाइटेड नेशन का जो न्यायाधिकार है, ठीक है ना, मतलब जहां तक काम करने का दायरा है वो कहां तक है, देखते हैं। देखिए, जो मेंबरशिप है, क्वेश्चन ऑफ मेंबरशिप, सदस्यता का जो सवाल है वो एक गंभीर सवाल है, किसको सदस्य बनाया जाए, किसको सदस्य नहीं बनाया जाए। लेकिन इसके अलावा भी विश्व के सामने कुछ और भी मामले थे। संयुक्त राष्ट्र संघ ने जब अपने अस्तित्व में 60 साल पूरे किए, तो इसके सभी सदस्य देशों के प्रमुख इस सालगिरह को मनाने के लिए 2005 के सितंबर में इकट्ठे। बदलते हुए परिवेश में, इन द चेंजिंग सिनेरियो, ठीक है, संयुक्त राष्ट्र संघ को ज्यादा प्रासंगिक, है ना, ज्यादा प्रासंगिक बनाने के लिए कुछ कदम उठाने का फैसला किया। प्रासंगिक मतलब कि रेलेवेंट, ठीक है ना, रेलेवेंट बनाने के लिए संयुक्त राष्ट्र संघ को, यूनाइटेड नेशन को ज्यादा रेलेवेंट या प्रासंगिक बनाने के लिए कुछ कदम उठाने के फैसले लिए कि कुछ ना कुछ स्टेप्स लेना चाहिए, सुधार किया जाएगा ताकि संयुक्त राष्ट्र संघ और ज्यादा अच्छा हो। देखिए क्या था, शांति संस्थापक आयोग का गठन, ठीक है ना, पीस स्टेबलाइजिंग कमिटी होगी, पीस बिल्डिंग कमीशन, बिल्कुल, पीस बिल्डिंग कमीशन, मतलब कि शांति को स्थापित करेंगे। दुनिया में कहीं पर भी कोई मामले को लेकर के अगर किसी भी तरह की शांति होती है या पीस को नुकसान होता है, वर्ल्ड पीस को, तो उसको स्टेबलाइज करने के लिए कमिटी होगी। उसका काम बस यही होगा कि दुनिया में जहां भी अशांति है, जहां पीस नहीं, वहां पीस लेकर के आना है, उसी के बारे में काम करेगी। आगे, यदि कोई भी राष्ट्र अपने नागरिकों को अत्याचारों से बचाने में असफल हो जाए तो विश्व बिरादरी इसका उत्तरदायित्व ले, इस बात की स्वीकृति। पूरे के पूरे वर्ल्ड के कंट्री, अगर मान लीजिए कि कोई कंट्री है, वहां पे सिविल वॉर हो रहा है और वो कंट्री जो है अपने ही देश के नागरिकों को नहीं बचा पा रही, ठीक है। अभी सूडान का नाम सुना होगा आपको, कुछ साल पहले, आप लोग तो छुट्टी रहे होंगे, तो उस वहां क्या था कि साउथ सूडान और नॉर्थ सूडान 2 हिस्सों में बट गया। वहां पर इतना, कांगो का नाम सुना होगा, अफ्रीका का एक कंट्री,
वहां पर एक जो बिरादरी दूसरी बिरादरी को लाखों लाख की संख्या में काटते थे, मारते। तो क्यों मारते और काटते हैं भाई? निश्चित रूप से वहां की सरकार कमजोरी इस चीज को हैंडल करने के लिए। बात समझ रहे ना? इंडिया में इस तरह का क्राइम इतने ज्यादा कम्युनिटी होने के बाद भी इसलिए नहीं होता क्योंकि सरकार एक्टिव है, हमारे पास फोर्सेस मजबूत है कि नहीं? लेकिन वहां पर नहीं थी। तो अगर वर्ल्ड में कभी भी ऐसी सिचुएशन आती है जहां कोई कंट्री या किसी कंट्री की गवर्नमेंट हैंडल नहीं कर पाती इस तरह की सिचुएशंस को, तो वर्ल्ड के जो भी लोग हैं या जो कंट्रीज हैं यूनाइटेड नेशन के, वो रिस्पॉन्सिबिलिटी लें और वो वहां पर जाकर के काम करें, उस वहां शांति स्थापित करने की कोशिश करें। और आपको पता है सिक्योरिटी काउंसिल अपने आदमी भेज के पीस कीपिंग फोर्स होती है, आपको पता है ना? शांति संस्थापक सेना है, संयुक्त राष्ट्र संघ की सेना होती है, ब्लू कलर की उनकी पूरी वर्दी होती है, जो भी यूनिफॉर्म होता है, और वो वेपन्स लेके नहीं चलते, ठीक है? हाँ, लेकिन जहां जरूरत पड़ती है तो वेपन्स भी, लेकिन पूरा उनका प्रोटोकॉल है कि कहाँ गोली चलानी है, कहाँ वेपन यूज करना है, कहाँ नहीं करना है। बस वो डिफेंस के लिए करते हैं, वो केवल डिफेंसिव फोर्स है, रक्षा करने के लिए। मान लीजिए कि वहां पीस कीपिंग फोर्स को अगर अपॉइंट किया गया, आपको पता है दुनिया में सबसे अधिक पीस कीपिंग फोर्स किस देश से? हर देश अपने अपने कुछ लोगों को भेजते हैं वहां, आर्मी के लोग। बांग्लादेश और पाकिस्तान सबसे अधिक अपने आदमी भेजता है, पता है क्यों? क्योंकि वहां पे पैसे मिलते हैं उनको ज्यादा, गरीब देश है ना, इसलिए। अगले देखिए, मानवाधिकार परिषद है ना, ह्यूमन राइट्स कमीशन, ठीक है, की स्थापना 2006 के 19 जून से सक्रिय, मतलब 19 जून 2006 को मानवाधिकार आयोग या ह्यूमन राइट कमीशन की स्थापना की। इसका काम ये था, मानवाधिकार आप लोग जानते ही होंगे कि किसी भी कंट्री में अगर ह्यूमन राइट्स, अगर आप इंसान हैं तो आपको इंसान की तरह ही ट्रीट किया जाना चाहिए, जानवरों की तरह ना तो मारा पीटा जाना चाहिए, ना आपको काटा जाना चाहिए, ना आपके साथ अपमान किया जाना चाहिए। ये तो होगा, यही ह्यूमन राइट्स है। तो जहां भी ह्यूमन राइट्स का वायलेशन होता है या मानवाधिकारों का उल्लंघन, वायलेट्स मतलब उल्लंघन होता है, वहां पर ये जाकर के संयुक्त राष्ट्र संघ का जो मानवाधिकार आयोग है वहां इंटरफेयर करता है। नोटिस आता है ना मोदी जी को या किसी भी को कि आपने इसको ये कर दिया, ये इतने दंगे हुए, तो वहां मानवाधिकार है। और आपको पता होगा कि जो लोग भी यूनाइटेड नेशन के मेंबर है, एज अ मेंबर ऑफ यूनाइटेड नेशन 193 कंट्री, अपने कंट्री में भी एक मानवाधिकार आयोग या ह्यूमन राइट कमीशन बनाते हैं। और इंडिया का मैं आपको थोड़ा नॉलेज के लिए बता दूं, जो इंडिया का ह्यूमन राइट्स कमीशन है वो कभी भी एक सुप्रीम कोर्ट का रिटायर्ड जज ही उसका हेड बनता है, ये नियम, ठीक है? और भी मेंबर होते हैं। मिलेनियम डेवलपमेंट गोल, सहस्त्राब्दी विकास लक्ष्य, मतलब कि ये 100 सालों के अंदर, ठीक है ना, जो चेंज लाना है, इसमें लगभग आई थिंक सो 20 या 30 गोल्स हैं, मतलब कि लक्ष्य रखे गए कि दुनिया के कोई भी देश गरीबी को मिटाना, सबको शुद्ध पेयजल देना, है ना, ड्रिंक प्योर एंड सेफ ड्रिंकेबल वाटर जो होता है, पेएबल वाटर हो गया, उसके साथ साथ गर्ल एजुकेशन को बढ़ाना, बहुत तरह की चीजें। इस तरह के 30 ऑब्जेक्टिव से लक्ष्य जिसको पूरा करना है, इसी को मिलेनियम डेवलपमेंट गोल कहा गया है। यूनाइटेड नेशन या संयुक्त राष्ट्र संघ की आम सभा या जनरल असेंबली ने ये सारे के सारे मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स को एक्सेप्ट किया, ठीक है? हर रूप रीति से आतंकवाद की निंदा, है ना, एनी फॉर्म ऑफ टेररिज्म का कोई भी फॉर्म हो, कोई भी रूप हो, उसको हमेशा क्रिटिसाइज किया जाएगा। कंडेम, निंदा मतलब कंडेम करना। एक लोकतंत्र कोष का गठन बनाया जाए। लोकतंत्र कोष का गठन का मतलब यह है कि डेमोक्रेटिक फंड मतलब ये हो गया कि अगर कहीं पर भी डेमोक्रेसी को कोई नुकसान हो रहा है, जैसे मैं आपको बताता हूँ, अगर मान लीजिए किसी गरीब देश ने डेमोक्रेसी को अपनाया, ठीक है, लेकिन उसका विकास नहीं हो पा रहा है, तो वहां के लोग सोचेंगे ना कि ये सरकार निकम्मी है, हमको डेमोक्रेसी से बाहर जाके कुछ करना चाहिए। तब क्या होगा, वहां पे रिवोल्ट हो जाएगा, विद्रोह हो जाएगा, और वहां पे अशांति फैल जाएगी। और आपको पता है कि पूरे दुनिया में शांति तभी बनी रह सकती है जब डेमोक्रेसी, प्रजातंत्र सबसे अच्छा, या डेमोक्रेसी इज द बेस्ट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट टू स्टेबलाइज पीस एंड प्रोस्पेरिटी। शांति और समृद्धि की स्थापना के लिए जो प्रजातंत्र या डेमोक्रेसी है, सबसे अच्छी सरकार मानी जाती है। तो मान लीजिए कोई गरीब देश, कमजोर देश है, तो क्या करेगा, ये जो कोष या फंड बनाया जाएगा, यहां से उसको मदद पहुंचाएगी ताकि वो स्टेबलाइज हो सके। ट्रस्टीशिप काउंसिल, न्यासिता परिषद को समाप्त करने पर सहमति। देखिए, ट्रस्टीशिप काउंसिल का बड़ा मामला खराब था,
इसमें नियम ये था, यूनाइटेड नेशन में एक ट्रस्टीशिप काउंसिल बनाया गया। हुआ क्या कि लगभग दुनिया के सारे देश आजाद हो गए, ठीक है, लेकिन कुछ देश इतने ज्यादा कमजोर थे, ना तो वहां पे कि लोग इतने एजुकेटेड थे, पॉलिटिकली एजुकेटेड, राजनीतिक समझ उनमें बिल्कुल भी नहीं, एडमिनिस्ट्रेशन या प्रशासन चलाना भी बिल्कुल उनको नहीं आता, ठीक है, वहां पे अर्थव्यवस्था या इकोनॉमी कैसे चलेगी वो भी पता नहीं, और उनके पास रिसोर्सेज होते हुए भी उनको पता नहीं था कि कैसे यूज करें। जो भी संसाधन है उसका दोहन करेंगे ना, एक्सप्लोरेशन करेंगे, तभी तो देश का विकास होगा। अरेबियन कंट्री है, वहां पे ना तो एग्रीकल्चर होता है, वाटर नाम का कोई चीज नहीं है, लेकिन वहां पर ऑयल रिजर्व्स हैं, तो ऑयल रिजर्व्स तो तभी फायदा देंगे ना जब आप उसको एक्सप्लोर करोगे, टेक्नोलॉजी लगाओगे, आपके पास दिमाग होगा, एक्सपर्टाइज होगा, ठीक है ना, आपके अंदर विशेषज्ञता हो। तो ये ट्रस्टीशिप काउंसिल इसलिए बनाएगी कि कोई देश जो छोटे या नए देश, कमजोर या गरीब देश आजाद हो रहे हैं, तब तक कोई बड़ा देश एक ट्रस्टी के रूप में उसका शासन चलाएगा, जब तक कि वो अपने पांव पे खड़े होने के लायक न पहुंचे। ब्रिटेन इस तरह से एक दो देशों का ट्रस्टीशिप था। आगे जाकर के पूरे दुनिया के देशों ने आवाज उठाई और कहा कि ट्रस्टीशिप के नाम पर वहां उस कंट्री से पूरा रिसोर्स लेकर के केवल अपना डेवलपमेंट कर रहे हैं, और वहां के लोग अभी भी गुलाम का ही जीवन जी रहे हैं। बात समझ रहे हैं? ब्रिटेन की कंट्री गई, वहां के सारे इंडस्ट्रीज लोग गए, वहां जो रिसोर्सेज था, कांगो का मैं एग्जांपल बता रहा हूँ, कांगो का ट्रस्टीशिप बना था, ब्रिटेन बना था और 2-4 कंट्री बना था। वहां पर बहुत ज्यादा गोल्ड होता था, सारा गोल्ड उल्ड लेकर के अपने देश जाने लगे, और वहां पर जो लोग थे, और कोयला, कोल, जो भी मिनरल था, ऑयल भी, और वो देश वैसे का वैसा रह गया। तो उन लोगों ने विरोध किया इस बात का, तो यूनाइटेड नेशन में बात हुआ कि जो ट्रस्टीशिप काउंसिल है ये फिर से पूरे दुनिया को गुलाम बना देगी, तो इसको खत्म। समझ में आ गया आपको? किस तरह का यूनाइटेड नेशन का क्या आया था? कमीशन आया था, कमीशन बैठा था। हाँ, एक्चुअली क्या है ना, ये जो पीस कीपिंग जो ये था ना हमारा, कहाँ गया हुआ, हाँ, शांति संस्थापक आयोग, पीस बिल्डिंग जो कमीशन था, तो ये जहां पर भी कोई बात को लेकर के, किसी प्लेस या एरिया को लेकर के कॉन्फ्लिक्ट होता था, ठीक है, तो उस कॉन्फ्लिक्ट को खत्म करने के लिए ठीक है, तो उसको स्टेबलाइज करने के लिए, पीस स्टेबलाइज करने के लिए कमेटी होती थी जो दो देशों के बीच में बातचीत कराती थी। तो यहाँ 370 हटा देने के बाद है ना, पाकिस्तान ने उस पर जाकर के कंप्लेन किया भाई कि आपकी तो जरूरत ही नहीं पड़ी, ये लोग तो खुद से इन डिसीजन ले रहे हैं। ये कॉन्फ्लिक्टेड जोन माना जाता है, मतलब कि लड़ाई का क्षेत्र माना जाता है कश्मीर, और वहां पे कोई भी मामला बिना यूनाइटेड नेशन नहीं लेना चाहिए। लेकिन भारत, इसीलिए उन लोगों ने एक नोटिस भेजा था, तो भारत ने कहा कि कश्मीर इज आवर इंटीग्रेटेड प्लेस और इंटीग्रेटेड एरिया, ये हमारा अभिन्न अंग है, मतलब कि इसको कोई हमारा हमसे छीन नहीं सकता, इंडिस्पेंसिबल लैंड है जो कि किसी भी तरह से भारत से नहीं छीना जा सकता, और भारत का है, हमारा अपना इंटरनल मैटर है। आप इसमें कैसे बोल सकते हो? यूनाइटेड नेशन तो दुनिया के बाहर की बातों को करेंगे ना, हमारे देश के अंदर क्या होता है तो हम देखेंगे। तो भारत ने जवाब दिया उसका, ठीक है। हाँ जी, कमीशन आने से क्या होता है? कमीशन आता जाता रहता है। ह्यूमन राइट्स कमीशन भी आया था यहाँ पर कि कश्मीर में 370 हट गया तो लोगों पे मानवाधिकारों का उल्लंघन हो रहा है, सबको पकड़ के रखा गया है, जेल में बंद करके रखा गया है, इसीलिए ना कमीशन आया था। तो आने दो, भारत ने जवाब दिया कि जितना भी हमने किया था वो हमने अपने राइट के हिसाब से किया था, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में प्रोविजन है, उसको हमने फॉलो किया, इसमें दिक्कत क्या है? फॉर द सिक्योरिटी ऑफ आवर नेशन हम लोग कोई भी स्टेप्स ले सकते हैं, देश की सुरक्षा और संप्रभुता, सोवर्जिनिटी के लिए तो कुछ भी करेंगे भाई। देखिए, देखो, संयुक्त राष्ट्र संघ में सुधार और भारत, रिफॉर्म्स इन यूनाइटेड नेशन एंड इंडिया। संयुक्त राष्ट्र संघ में क्या सुधार और भारत का वहां पर क्या कंट्रीब्यूशन या रोल रहा? भारत का मानना है,
भारत ने संयुक्त राष्ट्र संघ के ढांचे में या स्ट्रक्चर में बदलाव के मामले में कई आधारों पर समर्थन किया। इसने सपोर्ट किया था बहुत सारे बेसिस पे कि यहाँ पर सुधार होना चाहिए। भारत का मानना है कि बदलते हुए या बदले हुए विश्व में संयुक्त राष्ट्र संघ की मजबूती और दृढ़ता जरूरी है। ठीक है ना, ज्यादा मजबूत या स्ट्रांग एक यूनाइटेड नेशन होना चाहिए, नहीं तो कमजोर होगा तो फिर से वही वर्ल्ड वॉर वाली स्थिति हो जाएगी। ठीक है, भारत इस बात का भी समर्थन करता है कि संयुक्त राष्ट्र संघ विभिन्न देशों के बीच सहयोग बढ़ाने और विकास को बढ़ावा देने में ज्यादा बड़ी भूमिका निभाता है। जितना बड़ा भी रोल प्ले कर रहा है यूनाइटेड नेशन, उससे भी ज्यादा बढ़कर के करे फॉर द डेवलपमेंट ऑफ कंट्रीज, है ना, एंड पीस। भारत का विश्वास है कि संयुक्त राष्ट्र संघ के एजेंडे में विकास का मामला प्रमुख होना चाहिए, क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बनाए रखने के लिए सबसे जरूरी शर्त। इंडिया कहता है कि किसी भी कंट्री का अगर डेवलपमेंट होता है, डेवलपमेंट मतलब नॉट ओनली अबाउट द इकोनॉमिक डेवलपमेंट, ठीक है, इसमें सोशल डेवलपमेंट और साथ साथ पॉलिटिकल डेवलपमेंट भी जरूरी है। राजनीतिक विकास, आर्थिक विकास के साथ साथ राजनीतिक और सामाजिक विकास, ठीक है। सामाजिक विकास होगा तो देश में अखंडता या इंटीग्रिटी, एकता की स्थापना, यूनिटी की, और वो देश में शांति बनी रहेगी। दूसरा, अगर पॉलिटिकल डेवलपमेंट होता है, राजनीतिक विकास होता है, तो उसका फायदा क्या है? इस राजनीतिक विकास से कभी भी ऐसे टाइप की गवर्नमेंट नहीं आएगी जो कि जनता के खिलाफ काम करे या जनता के हितों के कुछ छीने या अधिकारों को छीने। अगर लोग जागरूक होंगे, राजनीतिक विकास का मतलब क्या है? एक ऐसी तरह की सरकार की स्थापना हो जो जिसको लोग चाहें और जो लोगों के लिए काम करे, वो तो डेमोक्रेसी, समझ रहे? तो भारत कहता है कि आप है ना, विकास का मामला क्यों उठाओ, लोगों का जो शांति और सुरक्षा तो ऑटोमेटिक बन जाएगी। मैं कह रहा हूं कि ऐसी सरकार देश में हो जिससे सब लोग खुश हो, सब लोगों के लिए काम हो रहा है, कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, क्यों लोग लड़ेंगे मरेंगे? और जब सब कुछ ठीक होगा तो सुरक्षा का मामला ही नहीं, सिक्योरिटी ऐसी बनी रहेगी। आज इसको यहीं तक